नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अंबिकापुर की खबर के साथ। शराबी पत्नी ने पति की हत्या की। मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और हत्या तक पहुंच गया। शराब के नशे में आपस में ही पति पत्नी भिड़ते नजर आए। पत्नी ने पति के सिर पर डंडे से वार किया। घायल पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मणिपुर थाना क्षेत्र के मठपारा का यह मामला बताया जा रहा है और शराबी पत्नी ने पति की हत्या कर दी। आज तक आपने सिर्फ शराबी पति के किस्से सुने होंगे, ऐसी खबरें सुनी होंगी, लेकिन अनोखा मामला अंबिकापुर से सामने आया। पति पत्नी दोनों ही बहस कर रहे थे और ऐसे में शराबी पत्नी ने पति की हत्या कर दी। सिर पर डंडे से कई बार वार किया। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि हत्या तक पहुंच गया। इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया, पति की जान चली गई और पत्नी गुस्से में आकर कई बार वार करती नजर आई पति के सिर पर। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं, अक्सर दोनों के ही बीच में विवाद होता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब शराबी पत्नी अपना आपा खो चुकी और पति के सिर पर डंडे से इतनी बार वार किया कि पति की मौत हो गई। इलाज के दौरान पति की जान चली गई। शराब के नशे में धुत थी पत्नी। पत्नी ने पति के सिर पर डंडे से वार किया और घायल पति का इलाज जब कराने के लिए पहुंचे थे अस्पताल, इस दौरान पति ने दम तोड़ दिया, पति की मौत हो गई। अंबिकापुर का यह मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में दोनों के ही बीच काफी देर तक विवाद होता रहा, चलता रहा, लेकिन निष्कर्ष हत्या तक पहुंचा। पत्नी ने हत्या कर दी पति की, सिर पर डंडे से कई बार वार किया और फिर पति को मौत के घाट उतार दिया। परेशान पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया। कवर्धा जिले में कल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जिले में अभी तक स्कूल बसों की फिटनेस की जांच नहीं पूरी हो सकी है। निजी स्कूल के बस संचालकों की मनमानी की वजह से बसों के फिटनेस की जांच नहीं हो पा रही। जिला परिवहन विभाग ने ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने अभी तक अपने बसों की फिटनेस जांच नहीं करवाई है। विभाग का कहना है कि स्कूल खुलने के बाद सड़कों पर बसों की जांच की जाएगी और बस अनफिट पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब कई हादसे देखते हैं, बस के अनफिट होने की वजह से स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी होती है और ऐसे में स्कूल खुलने के पहले जो समर वेकेशंस अभी बच्चों को मिले थे, इस बीच बस के मेंटेनेंस का काम कराना बहुत अनिवार्य। जिन बसों ने अपनी फिटनेस का काम नहीं कराया है, जो बस अनफिट हैं, सड़क पर रफ्तार भरने के लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग जून के जो पहला वीक है उसमें हम लोग स्कूल बसों की जांच स्टार्ट किया था। अब तक लगभग 140 स्कूल बसों की जांच हो चुकी है और चूँकि परसों से स्कूल आरंभ होना है तो हम कल जो स्कूलें जांच नहीं कराई है उनको आज एक लेटर जारी किए। फिर से कल जो बचे हैं वो आगे अपना जांच करा लेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल लिस्टिंग करके जिन स्कूल बसों का जाँच नहीं हुआ है उनको हम स्कूल जाकर हम जाँच करेंगे उसका। आज देश में आपातकाल की 50वीं बरसी है। आपातकाल की बरसी को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में पीएम ने लिखा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। उस संविधान का जिसका हर भारतीय सम्मान करता है, उसे कांग्रेस पार्टी ने रौंद दिया, स्वतंत्रता को नष्ट किया। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखी हैं। आपातकाल की आज 50वीं बरसी है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में काला दिवस के रूप में इसे मना रही है और आज ये पोस्ट भी कई मायनों में खास।
और अब बात नक्सलियों की नोट फैक्ट्री की। गोला बारूद से हिंसा फैलाने वाले नक्सली अब देश में अर्थव्यवस्था पर भी चोट पहुंचा रहे हैं। नक्सली नकली नोट छाप रहे हैं और इसके लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है। आखिर क्या है नक्सलियों की नई चाल, आपको विस्तार से दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। हथियारों के बल पर हिंसा फैलाने वाले नक्सली अब नकली नोट का धंधा भी करने लगे हैं। सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नोट फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। नक्सली कोराजगुड़ा के जंगल में नोट की छपाई कर रहे थे। इनके पास से 50 से लेकर 500 तक के नकली नोट भी बरामद हुए। पुलिस को नकली नोट छापने और मार्केट में खपाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हुई। फौरन जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी सर्चिंग के लिए निकली। मैलासूर, कोराजगुड़ा, दंतेशपुरम और आसपास के इलाकों में जवानों ने अभियान चलाया और इसी दौरान जवानों को कोराजगुड़ा के जंगल में देख नक्सली मौके से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्चिंग की और इसी दौरान टीम को नकली नोट बनाने की मशीन, कलर प्रिंटर मशीन, कलर इंक मिला है। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा मैलासुर वाले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी, बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। नक्सली नकली नोट छाप रहे हैं, आखिर क्यों और कहां से इसकी ट्रेनिंग मिली है? पुलिस के मुताबिक बड़े नक्सली कैडरों ने हर एरिया कमेटी के एक नक्सली को नकली नोट छापने की ट्रेनिंग दी है। ये नकली नोट छापकर साप्ताहिक बाजारों में खपाया जा रहा है। अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताने वाले नक्सली नकली नोट छापकर उन्हीं के साथ छल कर रहे हैं। नक्सली नकली नोटों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। नक्सली काफी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है, 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहां प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफी संख्या में जो नकली नोट है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नक्सलियों को नकली नोट छापने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले कुछ सालों से नक्सल इलाकों में लगातार कैंप भी खोले गए। नक्सलियों का शहरी नेटवर्क काफी हद तक खत्म हो चुका है, जिसके कारण नक्सलियों के सामने अब आर्थिक दिक्कत आ चुकी है, जिसे दूर करने के लिए भी नक्सली नकली नोट छाप रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके संगठन में कमजोरी और उनके निर्णय लेने की क्षमता पर लगातार फोर्स सवालिया निशान उठा रही है। तो नक्सल संगठन कमजोर हुआ है, आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, पर नकली नोट उनके संगठन में कितना प्रभावी उपयोग में आएंगे या उनको कितने मतलब सरलता से ये खपा पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। अब तक नक्सली गोली बारूद के बल पर दहशत फैलाते थे, लेकिन अभी अपनी आर्थिक दिक्कत दूर करने और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली नोट छापने लगे हैं। नक्सलियों की इस नई चाल का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन अब नकली नोट भी बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में ऑपरेशन और तेज होंगे और ऑपरेशन के दौरान जो माओवादी के संगठन में जो बचे जो बड़े नेता, उन्हें भी ढेर करने की बात बस्तर पुलिस कर रही है। लेकिन जो माओवादी संगठन ने नकली नोट छापने का मामला प्रकाश में आया है, ये काफी चिंता का विषय है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। अब आपको दिखाते हैं कैसे लोग जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बड़वानी में उफनती नदी के बीच पुलिया पार करने की तस्वीर आई है। एक सरकारी कर्मचारी कार से पुलिया पार कर रहा था, लेकिन कार पुलिया पर ही फंस गई। देखिए आप भी। कहते हैं दुर्घटना से देर भली। ये बात जानते तो सभी हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो मानते नहीं। ये तस्वीरें देखिए, उफनती नदी के पुलिया पर फंस गई है कार। पानी की तेज धार कार को बहा ले जाने के लिए बेताब है। किसी भी पल ये कार जल समाधि ले सकती है। इसमें बैठे लोगों की जान जा सकती है। बताया जा रहा है कि बड़वानी में एक शासकीय कर्मचारी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। इस दौरान पुलिया पर गाड़ी फंस गई। जान आफत में थी,
लेकिन गनीमत रही कि मौके पर गांव वाले पहुंच गए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन यूं उफनती नदी के बीच पुलिया पार करना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है तो जान जोखिम में डालकर उसे पार करने की कोशिश खतरनाक है। ऐसा जोखिम क्यों उठाना, क्यों अपनी जान से खिलवाड़ करना? जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जान है तो जहान है। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी कुछ युवा जानलेवा रील बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। कच्छ के समंदर में कुछ लड़के रील बनाने के लिए थार गाड़ी को लेकर उतरे, लेकिन लहरों ने उनका रास्ता रोक लिया। सभी की जान मुश्किल में पड़ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। रील ने बढ़ाई मुश्किल, लहरों में फंस गई गाड़ी। रील बनाते वक्त लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ युवा समझने को तैयार नहीं है। हाल ही में लखनऊ में स्टंटबाजी के दौरान एक शख्स की जान चली गई। ट्रैक्टर उसके ऊपर पलट गया था। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक लड़की की कार खाई में गिर गई थी। रील बनाते वक्त यह हादसा हुआ था। अब गुजरात के समंदर से एक नया वीडियो सामने आया है। कच्छ जिले के भादेश्वर में कुछ युवा थार गाड़ी के साथ समंदर के किनारे पहुंचे। मकसद रील बनाने का था। जोश जोश में वो समंदर पर पहुंच तो गए, लेकिन लहरों के आगे भला किसका बस चलता है। वीडियो में दो थार दिख रही है। लहरों ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। रील बनाने और स्टंट करने के चक्कर में दोनों कारें पानी के बीच फंस गई। गाड़ियां पानी में आधी डूबती हुई दिखाई दे रही हैं, जो पानी के बीच फंस गई हैं। जो लड़के वीडियो शूट कर रहे थे उनको गाड़ियों से उतारना पड़ा, क्योंकि लहरें विकराल होती जा रही थी। कोई हादसा भी हो सकता था। आसपास रहने वाले लोगों की नजर पड़ी तो वो भी अचंभित रह गए। बाद में किसी तरह सभी लड़कों और उनकी गाड़ी को वहां से सुरक्षित निकाला गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में नजर आई। बाद में केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद दोनों कारों के मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और 184 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दोनों कारों को भी कब्जे में ले लिया गया है। पिछले दिनों एक और खतरनाक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक लड़की एक इमारत पर झूलती हुई दिखाई दी। उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ रखा था। रील बनाने के फितूर में वो हवा में लटकी हुई थी। कई फीट नीचे सड़क थी। अगर कोई हादसा होता तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। युवा इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर बटोरे जाएं, ये जानते हुए भी कि ऐसी वीडियो बनाना जोखिम भरा है। कई युवा इसकी परवाह तक नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो रील को सोशल मीडिया पर डालकर मशहूर होना है। लेकिन रील बनाते वक्त लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर बार किस्मत साथ दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों के आने का सिलसिला नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक रिकॉर्ड 1,75,00,000 से भी ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, जो इस महीने के अंत तक 2 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या में भगवान श्री राम बीते 22 जनवरी को विराजमान हुए हैं। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद से देश और पूरी दुनिया से राम भक्त धर्म नगरी अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहे हैं। गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, राम भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिलचिलाती धूप और गर्मी में भी ये सिलसिला थोड़ा कम रहा, लेकिन जैसे ही गर्मी थोड़ी कम हुई, वैसे ही अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यही वजह है कि जब से प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं, तब से लेकर अब तक
करीब 1,75,00,000 से ज्यादा राम भक्तों ने दर्शन पूजन किया है और हर दिन की बात करें तो ये आंकड़ा 1 लाख से अधिक का है। जब श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि इस महीने के अंत तक ये संख्या 2 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। कल तक की जो संख्या है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 1,75,00,000 से ऊपर जा चुकी है और औसतन 1 लाख से अधिक लोग दर्शन का लाभ उठाते हैं प्रतिदिन। पूरी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक 2 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। भीषण गर्मी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 1,75,00,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किया है। ये आस्था ही है अपने आराध्य के लिए। वहीं दर्शन पूजन के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से जारी है। मंदिर के पहले तल का निर्माण भी जुलाई के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है और इस साल दिसंबर तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अपने आराध्य के दर्शन के आंकड़ों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक्शन में हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वजह है रूस के दागिस्तान के 2 शहरों में आतंकी हमले। दागिस्तान के बीच सड़क आतंकी गोलियां बरसाते रहे, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। आतंकियों ने रूस में जो खूनी खेल खेला है, पुतिन उसका करारा जवाब देने की तैयारी में है। बस टाइम फिक्स होना बाकी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए दागिस्तान में कैसी बहा आम लोगों का खून। गोलियों की आवाज, मौत बरसाते ये आतंकवादी। इन तस्वीरों ने रूस में कोहराम मचा दिया है। आतंकी हमले की ये तस्वीरें रूस के दागिस्तान की हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। हमले के बाद यहां के दबरंद इलाके में 2 जगह हमला हुआ। पहले आतंकियों ने यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग को टारगेट किया और फिर चर्च पर भी हमला किया। आतंकियों के हमले के बाद वहां आग लग गई। दावा है कि अटैक के बाद हमलावरों को एक कार में भागते देखा गया। आतंकियों ने एक और सिनेगॉग पर भी गोलियां चलाई। उस समय वहां कोई नहीं था। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने बताया कि हमलावर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बात साफ है कि रूस के दुश्मन थे, व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन थे। हमले की लोकेशन, हमले के हालात, हमलावर कैसे भागे, हमलावर कहां-कहां एक्टिव हुए, इस वक्त रूस की सिक्योरिटी एजेंसियों ने मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है और इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन उसका अंत जरूर करेंगे। आतंकियों ने दागिस्तान में कैस्पियन सागर के किनारे पर मौजूद लोगों पर भी गोलियां बरसाई। हर तरफ अफरा तफरी ऐसी मची कि लोग जान बचाकर भागने लगे। इससे पहले आतंकियों ने यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनेगॉग में आग लगा दी, चर्च पर गोलियां बरसाई, पादरी का सिर कलम कर दिया, चर्च के गार्ड को गोलियों से भून डाला, पुलिस की पोस्ट पर गोलियां बरसाई। रूस में 2 जगहों पर एक साथ आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने रूस के दागिस्तान में दरबंद और यहां की राजधानी माखचकाला में एक साथ हमले किए हैं। जिस सिनेगॉग और चर्च पर हमला हुआ वो दागिस्तान के दरबंद शहर में है। यहां रूस के यहूदी नागरिकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। रूस के कोकेशस इलाके में यहां मुस्लिम और यहूदी हमेशा से रहते आ रहे हैं।
जबकि जिस पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ वो दरबंद से 125 किलोमीटर दूर दागिस्तान की राजधानी माखचकाला में है। आतंकी हमले का पैटर्न बताता है कि यह प्री प्लान था, क्योंकि आतंकियों ने दागिस्तान के 2 शहर पर एक ही समय पर हमला बोला। फादर निकोले उस वक्त दरबंद शहर के चर्च में ही थे। रविवार शाम यहां हमला होता है। आतंकी चर्च में घुस जाते हैं और वहां मौजूद फादर निकोले का सिर कलम कर देते हैं। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड मिखाइल भी था, जिसे आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रूस में हुए इस दोहरे आतंकी हमले में 8 पुलिसकर्मियों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के 25 जवान भी घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी भी मारे गए। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। दागिस्तान में आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि हथियारबंद लोगों में एक ग्रुप ने सिनेगॉग और चर्च पर गोलीबारी की। इस दौरान काउंटर ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। कुछ भाग गए, जिनकी तलाश में दागिस्तान का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। Сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. В столице Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербент। दागिस्तान ने हमले के पीछे यूक्रेन और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहराया है। दागिस्तान के नेता अब्दुल खाकिम गदजिएव ने टेलीग्राम पर लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि ये आतंकी हमले किसी न किसी तरह से यूक्रेन और नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस हमले का वीडियो देखकर पुतिन का खून खौल रहा है। पुतिन बदला लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे पहले वो देखेंगे कि इस हमले के पीछे कौन है। रूस में आतंकी हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, यानी ज़ेलेंस्की खामोश है। रूस में चेचन्या के लीडर रमजान कादिरोव ने कहा है कि जो कुछ हुआ वो रूस को उकसाने के लिए किया गया है, ये कलह पैदा करने की कोशिश है। दागिस्तान में हुआ यह आतंकी हमला इस साल का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मार्च में रूस की राजधानी मॉस्को में क्रॉकस सिटी हॉल पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 143 लोगों की मौत हुई। तब पुतिन ने कहा था कि हमलावरों ने यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की। सभी को पकड़ लिया गया है, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तब इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी गुट ISIS यानी ISIS खुरासान ने ली थी। हालांकि रूस ने इसमें यूक्रेन की मिलीभगत होने के आरोप लगाए थे। पुतिन 18 मार्च को 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने थे। हमला उसी के 5 दिन बाद हुआ था। रूस के दागिस्तान प्रांत से इससे पहले भी डराने वाली तस्वीरें आ चुकी हैं। वो तारीख और साल था 31 अक्टूबर 2023 और जगह थी दागिस्तान की राजधानी मखाचकाला। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद बदले की आग में जलते इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से युद्ध का ऐलान कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।